Hello friends, welcome back in my YouTube channel that is A to Z Job Vacancies। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस A to Z Job Vacancies चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं जॉब रिलेटेड। इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ उत्तराखंड शिक्षा विभाग की एक और भर्ती के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। और जो आजकल चर्चा में है वो है बीआरपी सीआरपी भर्ती। तो जो बीआरपी सीआरपी भर्ती है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा और कौन इसकी जो है भर्ती कराएगा, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो के साथ और आज आपको बीआरपी सीआरपी भर्ती के बारे में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप न्यू अपडेट से पीछे रह जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपके पास कि एक्चुअली में बीआरपी और सीआरपी है क्या चीज़। तो जो बीआरपी है, बीआरपी का फुल फॉर्म है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और सीआरपी का फुल फॉर्म है क्लस्टर रिसोर्स पर्सन। अब क्या होता है, अभी तक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था उसमें बीआरपी और सीआरपी का जो काम कर रहे थे उत्तराखंड में वो टीचर्स कर रहे थे। जैसे स्कूल्स में जो टीचर होते हैं वही जो है आपके पास ब्लॉक रिसोर्स पर्सन में अटैच थे। कुछ टीचर जो है वहाँ से स्कूल से हटा के यहाँ पे अटैच थे। लेकिन गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि पूरा उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो टीचिंग पे फोकस करना चाह रही है। तो उसके लिए क्या कर दिया गया है कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन को अलग से हायर करने की प्रोसेस चल रही है और जो टीचर यहाँ से कनेक्टेड थे, अटैच थे, उनको वापस भेजा जाएगा अपने अपने स्कूल्स में। तो सबसे पहले ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की बात करते हैं। तो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन क्या होगा कि जो आपके पास ब्लॉक्स में डाइट होती है जहाँ पे आपका टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, जो भी टीचर्स होंगे उनको ट्रेनिंग मिलती है। ऐसे ही क्लस्टर रिसोर्स पर्सन में भी ट्रेनिंग का काम देने का है। तो ये दोनों लोग क्या करेंगे, टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे और ब्लॉक के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बाकी सारी चीज़ों को भी हैंडल करेंगे। तो एक्चुअल में बीआरपी और सीआरपी का काम जो होगा वो मेन फोकस होगा रिसोर्सेज प्रोवाइड करना टीचर्स को, ताकि एजुकेशन जो है अच्छे से चल पाए। उसके लिए इनको पहले खुद से ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद इनको जो है ट्रेनर के लिए अपॉइंट किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में। अब ये ब्लॉक के अंदर होंगे, हर एक ब्लॉक में एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट का एक एक रिसोर्स पर्सन होना ही होना है। उससे क्या होगा कि आपके पास टीचर्स की ट्रेनिंग होती है या अदर जो वर्क होते हैं ब्लॉक लेवल के, वो सारे के सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होगी। अदरवाइज अभी क्या हो रहा है कि कुछ तो हेल्प ली जा रही है टीचर से और कुछ हेल्प ली जा रही है आपके पास डाइट के प्राचार्यों से। तो वो सारा काम कम करने के लिए ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी निकाली जानी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है कि क्या इनके क्राइटेरिया रहने वाले हैं। तो देखिए, जो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन हिंदी है, बीआरपी हिंदी, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन डिसाइडेड है वो आपके पास है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 55% इन हिंदी। पहली चीज़ तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए हिंदी में और वो भी 55% के साथ। फिर इसके साथ साथ आपको 55% ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में आपके पास देखिए हिंदी वालों के लिए अगेन एक बड़ी मुसीबत रहती है संस्कृत, तो वो यहाँ भी है कि हिंदी और संस्कृत आपका ग्रेजुएशन में एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो आपके पास 55% एमए हिंदी होना चाहिए। दूसरा आपके पास बीए में 55% होना चाहिए और वो भी हिंदी और संस्कृत के साथ। नेक्स्ट है आपके पास कि बीआरपी इसी में जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन भी होना चाहिए, यानी बीएड ज़रूरी है। अब इसमें लिखा हुआ है और एलटी। तो आप लोग ये मत सोचिए कि एलटी का कोई बंदा जो है या एलटी जो टीचर होगा वो बीआरपी बनने आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये एलटी इसलिए लिखा हुआ है कि कुछ पोस्ट जो बीआरपी की है वो रिटायर्ड टीचर्स के लिए भी है, तो उसमें अप्लाई कर सकता है एलटी वाला। तो उसको डायरेक्ट एलटी होना चाहिए, उसको डायरेक्ट वहाँ मिल जाएगा। फिर आपको पता है सीटेट होना चाहिए या फिर यूटेट आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन का काम है
बहुत सारी ब्लॉक के वर्क्स को कंप्लीट करना, तो उसके लिए आपके पास कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपके पास एज क्राइटेरिया। तो इनका एज क्राइटेरिया 21 to 42 ईयर्स रहेगा, जो होता ही है उत्तराखंड गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए। फिर ऐसे ही इंग्लिश के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, ग्रेजुएशन विथ 50 मार्क्स, और इंग्लिश आपका 55% मार्क्स, और इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड आपके पास होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए या यूटेट सर्टिफिकेट होल्डर आप होने चाहिए, यानी आपके पास सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, और कंप्यूटर के आप जो है एक्सपर्ट होने चाहिए। इसी तरह से बीआरपी साइंस की वैकेंसी है। यहाँ पर आपको देखिए बीआरपी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी वाले को ही लिया जाएगा, जिसका मास्टर्स जो है फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में होगा, जूलॉजी में होगा या बॉटनी में होगा, और उसके ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, इनमें से कोई दो। तो यानी ये जो है जेडबीसी ग्रुप के लिए होगा साइंस का ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी। आप यहाँ अगर मैथ्स ग्रुप के हैं, पीसीएम ग्रुप के हैं, तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर बैचलर डिग्री है, वो तो सब में है ही आपके पास, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सीटेट होना चाहिए, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। अब जो पीसीएम ग्रुप होता है उसके लिए जो बीआरपी है वो मैथ्स की पोस्ट है, उस पर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% से मैथ्स में, और 55% होना चाहिए ग्रेजुएशन में भी, लेकिन आपके पास मैथ्स एक एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर बीएड होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए, और फिर से वही। तो ये थे आपके 4 पोस्ट की रिलेटेड क्वालिफिकेशन। इसी तरह से सोशल साइंस की जब हम बात करेंगे, तो सोशल साइंस में भी क्या चाहिए आपके पास, यहाँ भी आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 55% चाहिए पहली चीज़, और आपके पास फिर से वही ग्रेजुएशन में जो है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, जबकि आपका जो एमए होगा वो या पॉलिट साइंस में हो, या ज्योग्राफी में हो, या हिस्ट्री में हो, या इकोनॉमिक्स में हो, लेकिन आपका जो बीए है उसमें आपके पास इन 3-4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। इसी तरह से बीएड चाहिए, सीटेट चाहिए, और कंप्यूटर में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। अब बात करते हैं कि सीआरपी में क्या रहेगा। तो सीआरपी में पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 55% विद एनी सब्जेक्ट। अब आप अगर ऊपर किसी तरह से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, तो आप सीआरपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है 55% कोई भी सब्जेक्ट आपका मास्टर्स में हो, साथ में बीएड हो, और टैट आपके या फिर एलटी वाले आप हो, और सी टैट और यू टैट तो आपके पास होना ही चाहिए, कंप्यूटर का एक्सपर्ट आप होने चाहिए। तो ये है कि क्या टर्म्स और कंडीशन है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बीआरपी सीआरपी की अलग अलग। अब बात करते हैं कि कहाँ कितनी पोस्ट है। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट का डिवीज़न किया गया है। जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें बीआरपी के हिंदी के जो है वो आपके पास 5 पोस्ट हैं, इंग्लिश की 6 पोस्ट हैं, साइंस की 6 पोस्ट हैं, मैथ्स की 5 पोस्ट हैं, सोशल साइंस की 11 पोस्ट हैं। तो टोटल मिला के जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 33 पोस्ट हैं। ऐसी बागेश्वर में 1 पोस्ट बीआरपी हिंदी, 2 पोस्ट बीआरपी इंग्लिश, 2 पोस्ट बीआरपी साइंस, 1 पोस्ट बीआरपी मैथ्स, 3 पोस्ट बीआरपी सोशल साइंस, टोटल 9 पोस्ट आपके पास है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में 5 पोस्ट हैं बीआरपी हिंदी की, 4 पोस्ट हैं बीआरपी इंग्लिश की, 4 पोस्ट है बीआरपी साइंस की। ऐसे आपके पास चंपावत डिस्ट्रिक्ट में 2 पोस्ट है बीआरपी हिंदी की, इंग्लिश की 2, साइंस की 2, मैथ्स की 2, और सोशल साइंस की 4। तो इसी तरह से पोस्ट का डिवीज़न हो रखा है। आपको ज़्यादा पोस्ट जो देखने को मिल रही हैं वो मिल रही हैं पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में आपके पास क्या है कि बीआरपी हिंदी की जो है पोस्ट वो 7 हैं। फिर उसके बाद आप आते हैं, अगर बीआरपी इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ 8 पोस्ट हैं, बीआरपी साइंस में 4 पोस्ट हैं, बीआरपी मैथ्स में 4 पोस्ट हैं, बीआरपी सोशल साइंस में भी आपके पास 8 पोस्ट हैं, और टोटल आपके पास 24 पोस्ट हो गई। ये थी पिथौरागढ़ की। पौड़ी में आपके पास 7 पोस्ट बीआरपी हिंदी, 8 पोस्ट बीआरपी इंग्लिश, साइंस की 7 पोस्ट,
मैथ्स की 8 पोस्ट और सोशल साइंस की मैक्सिमम पोस्ट है 15 पोस्ट, यानी टोटल 45 पोस्ट जो है आपके पास पौड़ी गढ़वाल में। तो पौड़ी में आपके पास सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इस तरह से डिवीज़न है आपके पास। अगर ओवरऑल की बात करते हैं तो बीआरपी हिंदी में टोटल 47 पोस्ट आएंगी, इंग्लिश में 48 पोस्ट आएंगी। इसी तरह से आपके पास जो है 48 पोस्ट है साइंस में, साइंस में भी आपके पास अच्छी पोस्ट हैं 48 पोस्ट। फिर बीआरपी मैथ्स में 47 और सबसे ज़्यादा पोस्ट जो आती है सोशल साइंस में है, और टोटल पोस्ट आपके पास 285 रहेंगी। तो आपके पास एक अच्छा मौका है, इतनी सारी पोस्ट है। इसी तरह से सीआरपी की भी पोस्ट है, अब ये ज़्यादा है आपके पास। यहाँ पे देखिए अल्मोड़ा में 92 पोस्ट हैं, बागेश्वर में सीआरपी की 26 पोस्ट, चमोली में 52 पोस्ट, चंपावत में 19, देहरादून में 56 पोस्ट हैं, हरिद्वार में 26 पोस्ट हैं, नैनीताल में 67, पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा फिर से 94, पिथौरागढ़ में 39, रुद्रप्रयाग में 27, टिहरी गढ़वाल 94, यूएस नगर 42, उत्तरकाशी 36 और टोटल सीआरपी की जो पोस्ट है वो 670 पोस्ट है। तो सीआरपी की पोस्ट ज़्यादा आ रखी हैं, इस पे भी आप फोकस रखिए और इसके लिए आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि किस तरह से डिवीज़न रहेगा। देखिए मैं कह रहा था रिटायर्ड टीचर्स 10% सीटें जो हैं वो रिटायर्ड टीचर्स की रहेंगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपकी टोटल सीट में से जो 10% सीटें हैं वो रिटायर्ड टीचर्स को मिलेंगी और फ्रेश कैंडिडेट को आपके पास बाकी की पोस्ट मिलेंगी। तो इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो 97 पोस्ट जो है वो रिटायर्ड टीचर्स के लिए हैं। फ्रेश कैंडिडेट के लिए 858 यानी 858 पोस्ट और टोटल 955 पोस्ट आपके पास बीआरपी और सीआरपी मिला के इस पर वैकेंसी आने वाली है। अब उसके बाद बात करते हैं सैलरी और अदर बेनिफिट्स की। तो सैलरी जो होगी इनकी जो है वो 40,000 पर मंथ डिसाइडेड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, ईपीएफ फंड जो भी आपको प्रोवाइड होगा वो इसी में इंक्लूडेड होगा। तो 40,000 आपको मिलेंगे। तो और ये जो वैकेंसी है इसके लिए आपको जो पैसा मिलेगा वो आपको ट्रेनिंग के लिए मिलेगा, मींस आपको ट्रेंड करना है लोगों को, इसलिए आपको इतना अमाउंट दिया जा रहा है। तो अब आपको वैसे भी क्लियर हो रहा होगा कि ये तो बहुत कम पैसा है एक एलटी टीचर्स के लिए, इसलिए एलटी के टीचर्स के लिए तो ये है ही नहीं वैकेंसी। एलटी रिटायर्ड टीचर्स है, जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं एलटी से वो लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं तो भर्ती कौन कराएगा, बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस भर्ती को कराएगा कौन। तो इस भर्ती को जो है कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी किसी को नहीं मिली है, अभी वर्क चल रहा है, ये आउटसोर्सिंग मीडियम से होगी। आउटसोर्सिंग का मतलब होगा कि कोई एजेंसी जो है इसका टेंडर निकलेगा, उससे अगर उस एजेंसी के नाम से या किसी दूसरे एजेंसी के नाम से अगर इसका टेंडर निकलेगा तो वो इस भर्ती को कराएगा। तो जैसे आउटसोर्सिंग में क्या होता है, ठेकेदारी प्रथा जो है वो फेमस है, उसी से होगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की जितनी भी आउटसोर्सिंग की वैकेंसीज होंगी वो अब सब के सब रोजगार प्रयाग उत्तराखंड के पोर्टल से होंगी। ये जो है रोजगार प्रयाग उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक रोजगार पोर्टल है, यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कभी भी कर सकते हैं, अभी भी खुला है। तो आप इसमें अपना प्रोफाइल बना लीजिए और यहाँ से आपको जितनी भी आउटसोर्सिंग की वैकेंसीज होना है उनका पता चल जाएगा। इस पे भी वर्क चल रहा है, ये भी अपडेट होता रहेगा। तो बीआरपी और सीआरपी की भर्ती करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाएगी, किसी आउटसोर्स मीडियम को दी जाएगी। ना इसको यूके SSC कराएगा, ना उत्तराखंड का एजुकेशन डिपार्टमेंट कराएगा, ना कोई और कराएगा, बल्कि इसको कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी कराएगी। उसके अकॉर्डिंग, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही भर्ती होगी। हाँ, उत्तराखंड गवर्नमेंट से सारी चीज़ें एजुकेशन डिपार्टमेंट से क्लियर हो चुकी हैं। वहाँ से आपने एक देखा होगा जो PDFs मैंने पीछे भेजी थी उसमें बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर थे। तो वो आपकी एक कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी के अकॉर्डिंग सारी क्वालिफिकेशन कैसे होना है, क्या होना है, वो सारी चीज़ें डिसाइडेड हैं। कहाँ कितनी पोस्ट है वो डिसाइडेड है। बस आउटसोर्सिंग एजेंसी का नाम डिसाइड होना है और वो जल्द ही अपना वैकेंसी निकालेगा। तो आप
इसके लिए आपको किसी तरह की कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप इस तरह से परेशान मत हुए कि इसके लिए क्या तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। ये आपका टोटली मेरिट बेस्ड सिस्टम पे होगा और आउटसोर्सिंग एजेंसी आपको जो है सारी डिटेल्स इसमें देगी, एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ें मॉडरेट करके दोबारा आपके पास आएंगी। तो आप इसके लिए टेंशन मत रखिए, वैकेंसी जब भी आए, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, तो आप इसके लिए स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका, अब आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को तो बढ़ा नहीं सकते। हाँ, जो लोग अपीयरिंग में हैं वो उम्मीद करें कि ये वैकेंसी तब आए जब उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसको फुलफ़िल हो जाए। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आपको आना है तो एक अच्छा मौका है। यहाँ आप आएंगे तो आपको चीज़ों को समझेंगे और हो सकता है फिर आप एक अच्छी पोस्ट पे चले जाए। और एक गवर्नमेंट जॉब का साथ में होना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या मिलता है, एक तो इनकम का रिसोर्स मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है, और आप चीज़ों को जानते हैं कि किस तरह की चीज़ें डिपार्टमेंट में हो रही हैं और कहाँ से क्या चीज़ें आपके पास फ्यूचर्स के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो जब भी वैकेंसी आए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका मेरिट बेस्ड सिस्टम पे होगा। जैसे आपने देखा होगा अशासकीय विद्यालयों में जो है, इसी तरह से मेरिट बेस्ड सिस्टम पे अभी भी उत्तराखंड में वैकेंसीज होती हैं। तो वही यहाँ भी होगा। अगर आपके एकेडमिक्स रिकॉर्ड अच्छे हैं तो आपको जो है बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, और अगर आप मेरिट में ऊपर हैं तो आपका नाम ज़रूर बीआरपी और सीआरपी में आएगा। तो इतने सारी पोस्ट है, आपका नाम आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर एक तैयारी करने वाले बच्चे के नज़र में रहता है। तो यहाँ भीड़ ज़्यादा होगी। यहाँ जॉब पाना एजुकेशन डिपार्टमेंट की थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है। तो आपको जॉब मिलेगी ज़रूर, बस आप तैयारी करते रहिए अदर्स एग्ज़ाम की। ये तो आपको जॉब आपके मेरिट के हिसाब से मिलेगी। अदर वैकेंसीज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके शेयर कीजिए। इसमें आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं जिनके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, और इसी तरह की अदर वैकेंसीज़ के बारे में भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स।